तो जैसे पीछे के जो बाल निकालते हैं हाँ तो हाँ। इसमें तकलीफ नहीं होती। नहीं, तो ये जैसे अभी जो लगाते हैं वो बढ़ते नहीं है। हाँ तो यानी 3 महीने तक कुछ ऐसा रिजल्ट खास दिखता नहीं है, जैसी अभी कंडीशन है वैसे चलेगा। बहुत गए तो हैं। हाँ, ये बाल इनके निकाले गए हैं यहाँ पे। अब जब इनका रिजल्ट आए 8 मंथ में, आप देखिए आपका डाउट क्लियर होगा। यू सी दिस, ये 8 मंथ बाद का है। 8 मंथ के बाद। हाँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हो गए। और आप सोच रहे होंगे भाई हमेशा मैं कहीं ना कहीं के बाहर के वीडियोस डालता हूँ, तो आज ये व्लॉग जो है हमारा घर से कैसे स्टार्ट होने जा रहा है। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसे होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके सर पे बाल कम है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो करूँ। तो इसलिए आप देख सकते हो अभी क्यों करना है। यहाँ पे इस साइड में काफ़ी बाल मेरे कम हो गए हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी कम हो गए, और इधर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हेयर कम हो चुके हैं और बीच में थोड़े से बाल बचे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांट कर लूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये अपने सेफ्टी पर्पस भी होगा, और जैसे कि वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ होते हैं तो ये हमारे सेफ्टी पर्पस भी होता है। और ये मुझे अगर बेनिफिट होता है इस हेयर ट्रांसप्लांट से, तो आपको अगर कुछ करना है या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग आज जो है डॉक्टर से कंसल्टेंस लेंगे, उनसे राय लेंगे, और वो हमें एक्सप्लेन करके बताएंगे कि पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो चलते हैं। और वो नागपुर में कौन सा है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, काफ़ी सारे हैं नागपुर में तो हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स और दवाखाने, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ बने रहिए व्लॉग में दिखाऊंगा। सो गाइज मैं अभी आ चुका हूँ बर्डी में, जहाँ पे हमें डॉक्टर्स के पास में जाना है। तो यहाँ पे मैंने इस फ्लावर के नीचे में पार्किंग कर दी है, फ्री में पार्किंग की व्यवस्था है। और मेरे पीछे में देखोगे तो यहाँ ऊपर में लोकमत बिल्डिंग है, ये काफ़ी बड़ी है। एक ज़माने में लोग इसे देखने के लिए आया करते थे नागपुर में। तो अभी काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग और बन चुकी है। तो यहीं पे जो है 4th फ्लोर पे दवाखाना है। तो चलते हैं लोकमत भवन। तो यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, 4थे फ्लोर पे हम लोग चलेंगे लिफ्ट से। दोनों एक ही बटन है दोनों लिफ्ट की। किती 4 नंबर नीचे जा रहे हैं ऊपर। तो ये है दवाखाना, हेयर फ्री हेयर ग्रो। शूज यहाँ निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब है? मिलना था मैं सर से। गुड आफ्टरनून। तो कुछ इस तरीके से आपको क्लिनिक दिखाई देगा। अभी डॉक्टर से मिलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम सुना है और नागपुर में काफ़ी सर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि आपका जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को काफ़ी जगह विजिट वगैरह करना हाँ हाँ पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता अभी, है ना। तो इसलिए मुझे कराना है। तो इसका मुझे पूरा प्रोसीजर जानना है। हाँ ब्रह्म जी, सबसे पहले तो बोलना चाहिए थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। एक्चुअली देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। मतलब इसमें जितना रिफाइन काम करेंगे उतना अच्छा लुक आएगा। जी तो इसके लिए जो भी डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, उसकी जो टीम है, सबके अंदर एक पैशन होना ज़रूरी है अपने काम के लिए। जैसे म्यूज़िक के लिए, आर्ट वर्क के लिए लोग एकदम पैशनेट रहते हैं ना, वैसे ही इसमें भी क्या है, एक-एक ग्राफ्ट, एक-एक बाल को अच्छे से लगाना है कि पूरा नेचुरल लुक देना है। वैसे ही हम भी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। ये जो हम कर रहे हैं सर्जरी, ये एक तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे एडवांस टेक्निक है। अभी हेयर ट्रांसप्लांट में पहले जो सर्जरी करते थे वो FUT होती थी, उसमें बैक साइड से एक पट्टा निकालते थे। वो सर्जरी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, फिर स्टिचेस आते थे, तो हमेशा के लिए ही प्रॉब्लम रहती थी। सर्जरी के जस्ट बाद बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती थी। अब जो प्रोसीजर हो रही है, ये हो रही है FUE, मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें एक-एक हम ग्राफ्ट निकाल रहे हैं पीछे से, उसको लगा रहे हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है, रिलेटिवली कोई डाउन टाइम नहीं है। मतलब आप नेक्स्ट डे से भी अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं, वो रिज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उतने ही निकाले जाए, ठीक है। और अभी आपके केस में इसमें कि आपका फ्रंट लाइन जो है ग्रेड 3 बाल्डनेस है आपका, ये पूरे कॉर्नर डीप, ये एरिया में हमको बहुत ही हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो इसमें हाई डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सैफायर ब्लेड का यूज करेंगे। एक बहुत ही पास पास बाल लगाने के लिए एक ब्लेड होती है, उसको सैफायर ब्लेड बोलते हैं।
तो उसकी मदद से हम बहुत ही पास बाल लगाएंगे, घने बाल लगाएंगे। और सबसे पहले स्टेप में हम स्लिट्स बनाएंगे। जितने एंगल पे अपन ने स्लिट्स बनाई है वही एंगल पे हेयर आते हैं, उसी डेंसिटी में आते हैं। फिर उतने ही ग्राफ्ट जितनी ज़रूरत है उतने हम यहाँ से निकाल के और उनको वहाँ इम्प्लांटेशन करेंगे। 1 डे का प्रोसेस रहेगा। मॉर्निंग में लगभग 9:30 आप क्लिनिक पे रिपोर्ट करो। आपको ब्रेकफास्ट करके आना है। लंच हमारी तरफ से रहेगा। 3 बजे के आसपास अपना लंच ब्रेक होगा। तब तक हम 2 प्रोसेस निपटा लेंगे। पहला स्लिट बना लेंगे, दूसरा ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर लगभग मतलब 4 साढ़े 4 से अपन ग्राफ्ट लगाना चालू करते हैं। शाम को 7 साढ़े 7 तक आपको सर्जरी खत्म। पूरा एक दिन का प्रोसीजर पूरा होगा। 1 दिन का प्रोसीजर होगा। जैसे पीछे के जो बाल निकालते हैं हाँ, तो हाँ। इसमें तकलीफ नहीं होती। ये पूरी सर्जरी एनेस्थीसिया में होती है। अभी क्या है, अगर आपको ह्यूमन बॉडी में कुछ भी जरा सा भी कुछ भी प्रोसीजर करना है तो हम उसको विदाउट एनेस्थीसिया नहीं कर सकते ना। पेन में कैसे करेंगे? तो हम एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया में सिर्फ यहीं पे इतना एरिया सुन्न करते हैं, यानी लोकल एनेस्थीसिया रहता है। पेशेंट जो है बेहोश नहीं होता है, पूरा होश में रहता है। आपको जब भी वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, खाना खाना है, सब यहीं पे आपके अभी मतलब अवेलेबल रहता है। आप बढ़िया गाने वाने सुनते रहते हैं अपना ओटी में और सर्जरी आराम से चलती रहती है। मतलब आपको लेटना है सीधे और हम बाल लगाते हैं। इस तरह की प्रोसीजर। अब सिर्फ जो हमने ग्राफ्ट आपके लगाए हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7 डेज की केयर होती है। उसके बाद वो रूट वहाँ सेट हो जाता है। 7 डेज के बाद आप बिंदास अपना जो बिना कैप के कैसे भी बाहर जाओ, घूमो, अपना हेयर ट्रांसप्लांट भूल जाओ एक तरीके से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, निकलेंगे नहीं। नहीं। 3 महीने के बाद उस रूट से ग्राफ्ट आने चालू होते हैं, बाल आने 3 चालू महीने होते हैं। बाद। 3 महीने बाद तो ये जैसे अभी जो लगाते हैं वो बढ़ते नहीं है क्या? वो तो मतलब जनरली गिर जाते हैं, अच्छा। झड़ जाते हैं। वो एक मतलब 15-20 दिन के बाद वो बाल का जो शेडिंग फेज चालू होता है उसको हम शेडिंग फेज बोलते हैं। अच्छा, वो झड़ जाते हैं। हाँ, तो यानी 3 महीने तक कुछ ऐसा रिजल्ट खास दिखता नहीं है। जैसी अभी कंडीशन है वैसे चलेगा। अच्छा। 3 महीने के बाद से ग्रोथ चालू होती है। 6-7 मंथ में अच्छी ग्रोथ आ जाती है, इतने की आपकी बढ़िया कंघी होने लगती है। सामने बाल दिख जाएंगे। पूरे मैं आपको कुछ अपने रिजल्ट्स दिखाता हूँ। अभी जैसे आप हमारा आज ही हमने एक पेशेंट का हमारे पास रिजल्ट आया, जो पेशेंट हमारे पास PRP कराने आए, ठीक है। इनका आप देखिए, हम आपको इनकी पूरी जर्नी की मदद से आपको सब बता रहे हैं, ठीक है। जिससे ये इनके किस तरीके से बाल गए हुए थे, ठीक है। ये पूरे एंटायर यहाँ के पूरे बाल गए हैं, आप देख रहे हैं। बहुत गए। तो हाँ, तो ये पूरा हमने लाइन बनाया। ये एरिया हाई डेंसिटी रखा, फिर ये मीडियम डेंसिटी। पीछे का क्राउन एरिया चूंकि इनका बार्डनेस ज़्यादा था, इसलिए क्राउन एरिया फर्स्ट सेटिंग में कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यहाँ मार्क किया था कि यहाँ तक करना है फर्स्ट टाइम पे, और ये एरिया को हम बाद में फ्यूचर में कवर करेंगे। हाँ, तो ये इस तरीके से हमने प्लानिंग की थी। अब ये प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमने जो हेयर लाइन बनाई, फिर इनका जस्ट आफ्टर सर्जरी हम देखते हैं कि जब इनकी सर्जरी हुई तो सर्जरी के बाद हमने इस तरीके से ग्राफ्ट लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ ग्राफ्ट लगाए हुए हैं इनको। अब ये लगाए हुए ग्राफ्ट जो है इनकी पेशेंट को थोड़ा 1 वीक तक केयर करना पड़ता है। जहाँ से हमने इनके निकाले हैं बाल, इनके एक्सट्रैक्शन किए हैं, वो एक्सट्रैक्शन आप देखिए वो उस समय कैसा लगता है। ये बाल इनके निकाले गए हैं, यहाँ से देख रहे हैं। हाँ। तो एक बाल छोड़ के एक बाल ऐसे निकाले। फिर ये पीछे पतले होते होंगे ना बाल, जैसे वहाँ के डेंसिटी कम हो जाती है पहले की अपेक्षा। अच्छा, पहले घने थे बाल। हाँ, पहले अच्छे घने बाल थे इनके डोनर एरिया में। अब जब इनका रिजल्ट आया 8 मंथ में, आप देखिए आपका डाउट क्लियर होगा। यू सी दिस वंडरफुल रिजल्ट। ये कितने महीने बाद का है ये फोटो? ये 8 मंथ बाद का है। 8 मंथ के बाद। हाँ, लेकिन इसका आप डेंसिटी और जो हमने उसको लुक दिया है उसको आप देख के आप ही बताइए खुद कि क्या ऐसा लग रहा है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट है। डेंसिटी आप देखिए, है ना। और उनके जो हमने जैसे यहाँ विडोज पीक बनाए हैं, तो हेयर की डायरेक्शन वो सब ऐसे दिया गया है कि वो नेचुरली सेट हो गया। हाँ। तो यही चीज हेयर ट्रांसप्लांट में मैटर करती है कि कितना नेचुरल आपने उसको बनाया है। कि ये देखिए इस एंगल में भी डेंसिटी आप देखिए। और जैसे जो पीछे के फिर जो निकाले थे वो आप देख लीजिए। डोनर एरिया आपको दिखाते हैं। हमने आपको बताया था ना कि जैसे ये स्मॉल एरिया हमने फर्स्ट सेशन में कवर नहीं किया था। हाँ। तो ये एरिया अब कभी हम फ्यूचर में कवर करें, क्योंकि एक बार में इतने ग्राफ्ट हार्वेस्ट नहीं हो पाते। तो ये एरिया पूरा हील हो गया। आप देखिए वो उतना दिखता भी नहीं है। इसमें से जितने बाल निकाले गए हैं तो वो छोड़ के निकाले गए हैं, इसलिए दूसरे बालों ने उन जगह को भर लिया, घेर लिया। अब इसमें से अपन 1000-2000 ग्राफ्ट दोबारा से निकाल के बच्चों का क्राउन एरिया भी कवर कर सकते हैं।
अब आपके एरिया में क्राउन में ऑलरेडी ग्राफ्ट है, तो आपके एरिया में तो यहाँ फर्स्ट सेशन में ही काम अपना पूरा हो जाएगा। लेकिन आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद अगर आपके क्राउन में बाल गए, तब उसके लिए भी आपके पास डोनर एरिया रहना चाहिए। हम ये प्लानिंग के साथ सर्जरी करें, मतलब हम आपका ये डोनर एरिया पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं करें। तो जैसे अभी अपनी जो सर्जरी अगर आप कराएंगे तो ये दोनों साइड में और ये जो बीच में जो अभी बीच जो में भी बाल भरेंगे। झड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो यहाँ के उसको सर्जरी टारगेट कराने के बाद करेंगे। ये झड़ेंगे तो नहीं, मैं अभी क्या करूँगा, अभी आपका ये एरिया जो पूरा चिकना हो गया, स्मूथ है ना, हाँ। इसको भरूंगा दोनों साइड। हाँ, और ये बीच के जो हल्के से बाल हैं आपके ना, हाँ, मैं इनको ये मान के चलूंगा कि ये नहीं है, नहीं है। मतलब मैं इधर भी बाल भर दूंगा। अच्छा, तो क्या होगा कि जब ये इतने एरिया से, हाफ एरिया से आप हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। अच्छा, नहीं तो ये झड़ेंगे ऐसे कम हो जाएंगे। नहीं, और नहीं। फिर पता चला इधर से गायब। नहीं जाएंगे, डोंट वरी, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो कर रहे हैं, जो भी सर्जरी, वो आपके अच्छे लुक के लिए है। और सब एफर्ट करने के बाद अगर लुक अच्छा ही नहीं आया तो सब वेस्टेज है। हाँ, मेहनत आपकी, आपका तो पैसे ही वेस्ट होगा, हमारी मेहनत वेस्ट होगी। ये Right? कितने दिन का टोटल प्रोसीजर होगा, कितने बार विजिट करना पड़ेगा आपको क्या? मेरे पास जो है मंथ में आना है, 1 मंथ। बहुत सारे पेशेंट 1 मंथ में नहीं आ पाते हैं, तो 2 मंथ में आते हैं तो भी चलता है, 3 मंथ में आते हैं तो भी चलता है। लेकिन आपको 6-7 मंथ तक, 8 मंथ तक यानी मेरे टच में रहना है। हमारे क्लिनिक में खुद स्टाफ है, वो आपको ऑलरेडी कॉल करते हैं, फोटो बुलाते हैं कि मतलब कुछ आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। आपकी 6-7 मंथ तक कुछ टैबलेट चलती है, मल्टीविटामिन की टैबलेट अच्छा। होती है मेनली। तो रेगुलर लेना होता है, हाँ, 1 गोली 1-2 गोली रोज की रहती है, वो सब मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन। हाँ, हेयर की ग्रोथ के लिए। अच्छा, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक सिंगल टैबलेट नहीं लिया और रिजल्ट एक्सीलेंट है। लेकिन अपन चूंकि इतने एफर्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि बॉडी में थोड़ा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ये सब लेके सप्लीमेंट मिलता नहीं ना खाने में। अच्छा करो, ताकि वो ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि हमको उसको उगाना है। राइट। ठीक वैसा ही है जैसे अगर हमने मतलब सपोज करो कि कुछ मतलब फसल लगाई है, अब उसमें आप खाद पानी दोगे तो वो और अच्छी होगी, अच्छी होगी, नहीं तो अपने हिसाब से होगी। एंड अपने हिसाब से होगी वो। अब ऐसा थोड़ी है, जंगल में तो हम कुछ नहीं दे रहे ना खाद पानी, फिर भी तो वहाँ पे जंगल। बड़े हो ही रहे। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास तरीके से सर्जरी प्लान करिए। आपका जो है, हमको यहाँ पे अपनी मतलब फ्रंट हेयर लाइन बनानी है, ये कॉर्नर्स भरने हैं, और आपकी पूरी, आप चूंकि इन्फ्लुएंसर हो, आपका अच्छे खासे लोग हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम जो भी प्लान कर रहे हैं सर्जरीज, आप अपने जो आपका पेज है उसमें आप डालिएगा अपडेट, तो आपके डेफिनेटली माध्यम आपका से काम बहुत अच्छा सारे रहेगा तो और लोग आएंगे आपके पास। आपको तो अच्छा रिजल्ट देना और एक्स्ट्रा प्रेशर भी है। क्योंकि ये 2 मुही तलवार है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मिस पब्लिसिटी भी उतनी फास्ट होगी। ये अच्छा भी है नहीं ना। आया तो दवाखाना बंद। नहीं, अच्छा आएगा ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो Negative अच्छा, कभी ये नहीं बताइए कि इसमें अप्रोक्स खर्चा कितना होगा सर, ये सब सर्जरी में? हाँ, सर्जरी में क्या होता है, पर ग्राफ्ट के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। अच्छा, कितने ग्राफ्ट लग रहे हैं उसके हिसाब से। तो हमारे यहाँ जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो हमारे 20 रुपीज़ ग्राफ्ट है। अच्छा, और अगर थोड़ा एडवांस मेथड में जाते हैं, एडवांस मेथड्स में क्या होता है, इक्विपमेंट अच्छे यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, सैफायर ब्लेड है, एक इम्प्लांटर होता है कीप इम्प्लांटर, जो हम यूज़ करते हैं। कीप इम्प्लांटर में रूट को टच नहीं करते, नो रूट टच टेक्निक है। जितना अच्छा हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, ग्राफ्ट का सर्वाइवल उतना अच्छा बढ़ जाएगा। मतलब 3000 ग्राफ्ट अगर मैंने लगाए हैं और पूरे 3000 अगर मेरे उग रहे हैं, तो वो सक्सेस रेट 100% है। और अगर नहीं उग रहे हैं तो वो अच्छा नहीं यही है, चाहेगा ना है सर ना। कि अच्छा ही हर करे। कोई यही चाहता है, लेकिन कोई क्या यही होता है, ग्राफ्ट को बचाने के लिए जितने एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, उसमें सर्जरी की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अच्छा। 20 रुपीज़ से हमारे यहाँ पे है क्लासिकल मेथड, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो एक तरीके से अगर किसी के हम 3000 ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो 60,000। ये पता कैसे चलेगा सर कि 3000 बाल आपने लगाए हैं? नहीं, वो आप गिन सकते काउंटिंग। हैं। एक्चुअली हम गिनते हैं 3 बार। कैसे गिनते हैं? सबसे पहले जब हम यहाँ पे स्लिट्स बनाते हैं, तो वो बनाते समय स्लिट्स को गिनते हैं। वो हमको इसलिए गिनना पड़ता है क्योंकि उतने ही ग्राफ्ट निकालने हैं। अगर हम नहीं गिनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी स्लिट्स बनाई है और कितने ग्राफ्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हम स्लिट्स बनाते हैं तब गिनते हैं, फिर जब ग्राफ्ट को हम निकालते हैं तब काउंटिंग होती है। और अगर लगाते समय स्लिट और ग्राफ्ट मैच हो गए, मतलब काउंटिंग बराबर है।
बराबर है, तो काउंटिंग इसलिए 3 बार होती है। और वो काउंटिंग हमको क्या है कि आइडिया है एक्चुअली, जैसे इतने समय से मैं स्विच बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये 1 फिंगर जो मेरी थिकनेस होती है, ये 1 फिंगर में मैं हमेशा 1200 से 1300 स्लिट्स बनाता हूँ। 2 फिंगर में मैं 2500 बना लेता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि इतना एरिया, ये कॉर्नर भरना, ये कॉर्नर भरना और ये 1 फिंगर भरना, इतने के लिए हम 2500 यूज करते हैं। मतलब हम बिल्कुल अपने 1 फिंगर में बहुत हाई डेंसिटी रखते हैं, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे डेंसिटी कम करते जाएंगे, क्योंकि इतनी डेंसिटी हम पूरे सिर पे नहीं भर सकते। अच्छा। अगर मैं मतलब सपोज करो कि 1 फिंगर में 1000 भी रखूंगा, तो आज ये अपने यहाँ पे 10 फिंगर्स मतलब 12 फिंगर हो गए, तो यानी यहाँ तक भरने के लिए 12,000 ग्राफ्ट चाहिए, 10,000 ग्राफ्ट चाहिए। 10,000 ग्राफ्ट यहाँ से नहीं निकल सकते ना, यहाँ से कितने निकल सकते हैं? बहुत अच्छा डोनर एरिया भी रहा तब भी पीछे से 7,000 6,000 ग्राफ्ट मैक्सिमम निकल सकते, मैक्सिमम। वो भी 6,000 आप 1 सेटिंग में नहीं निकालते हो, एक सेटिंग में 4,000 निकालते हो, 4,500 निकालते हो, अगले सेटिंग में 1,500 निकालते हो। अपने को कितने लग जाएंगे इसमें लगभग? आपके केस में लगभग हमको 3,500 ग्राफ्ट मिल जाए। अच्छा। 33, 34। और उसमें मेडिसिन का वगैरह कैसा रहता है फिर? कितना मेडिसिन के खर्चा लिए होता है? सिर्फ जो जस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक और पेन किलर रहती है, 1,000 रुपीज से अंदर की आती है। अच्छा, वो 700-800 महंगा नहीं रुपए। है। हाँ, वो महंगा नहीं है। सर्जरी के टाइम पे जो भी मेडिसिन यूज होने वाली लिक्विड सॉल्यूशंस कुछ भी, उसमें हम कोई पेशेंट से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं कभी। हम सिर्फ आफ्टर सर्जरी जो एंटीबायोटिक है उसका अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए की मेडिसिन है, और फिर उसके बाद जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या कुछ फिनॉक्सिडियल सॉल्यूशन वगैरह हम देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, वो भी 1,000, 1,200, 1,500 रुपए महीने का पड़ता है, 1,500 के अंदर ही रहते हैं। और जैसे आप बताए कि हमें विजिट करना पड़ता है हर 1 महीने में, 2 महीने में, तो उसका क्या चार्जेस होता है? वो क्या क्यों बुलाया जाता है? हमारा जो पेशेंट जिसने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, उनसे हम अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक कोई कंसल्टेशन फीस नहीं लेते। अच्छा। जब तक उनका रिजल्ट पूरा आ जाता है वो आ सकते हैं मतलब हमारे पास कभी भी मिलने, उनसे हम फीस नहीं चार्ज करते। उनको बुलाया इसलिए जाता है कि हेयर की ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं, वो देखने के लिए। दूसरा एक PRP करके प्रोसीजर होता है जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। उसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड से सेंट्रीफ्यूज मशीन की हेल्प से हम उसके जो मतलब उसके अंदर जो ये अपने ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको सेपरेट करके उसके इंजेक्शंस को लगाते हैं बालों की जड़ों में। तो वो उसके लिए क्लिनिक बुलाना पड़ता है PRP के लिए। तो उसका क्या प्रोसीजर और चार्जेस? उसके चार्जेस भी, जिसकी हम सर्जरी करते हैं उसके लिए हम 3 बार के PRP प्रोसीजर्स फ्री दे रहे हैं। अच्छा। उसको हम सेकेंड मंथ में, 4 मंथ में और 6 मंथ, मतलब यानी आप बोल सकते हो सिर्फ एक मेडिसिन परचेस करने के अलावा कोई भी सिंगल चार्जेस हम रिजल्ट आने तक पेशेंट से लेते हैं। अच्छा, ये पूरा। बहुत बढ़िया हाँ, है। हाँ। और अगर इन केस अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया है तो उसका टॉप अप सेशन फ्री। अच्छा। लेकिन अभी क्या टचवुड हमें आज तक किसी का मतलब ऐसा टॉप अप हुआ सेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने बोल दिया मतलब हमने आपका ट्रांसप्लांट किया, और ट्रांसप्लांट अगर इन केस नहीं हुआ, बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि मेरा मतलब ट्रांसप्लांट मतलब फेल हो गया। अभी हमारे यहाँ तो एक भी फेल नहीं हुआ, हमें नहीं पता कैसे फेल होता है लोगों को, क्योंकि वो सही प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, अगर उसका डोनर एरिया पुअर है, तो हम उसको पहले से मना कर देते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होगा। डोनर एरिया हम चेक कर लेते, जैसे आपका भी डोनर एरिया चेक कर लेते हैं। ये एरिया डोनर एरिया कहलाता है। बियर्ड भी डोनर एरिया हो सकता है। अच्छा। डोनर एरिया मतलब जहां से हम ग्राफ्ट को निकाल रहे हैं, और ये रेसिपिएंट एरिया है जहां लगाएंगे। तो हम देखते हैं जैसे आपके रेसिपिएंट एरिया के बाल अगर देखेंगे अपन, तो ये बाल क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम पतले हो के खत्म होते जा रहे हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, ये यहाँ के सामने ये यहाँ के सामने के ये बाल के पतले होके खत्म हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपको जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया है, मतलब इन बालों की जड़ों में जो है हार्मोन के रिसेप्टर है, जिसके कारण ये बहुत ही पतले होते हैं। ये कब तक कैसे झड़ जाएंगे ये वाले जो बचे? ये तो गए हैं ऑलरेडी ना। अच्छा। झड़ने की बजाय ये मिनिचराइज होके खत्म हो जाते हैं। यहीं पे अगर मैं आपका जो है फोटो डोनर एरिया के देखूं जहां से हम ग्राफ्ट लेने वाले हैं, तो आप देखिए यहाँ के बाल, आप यहाँ के जाड़े दिख रहे बाल, जड़ है, कितना डिफरेंस है। और ये जो है एक एक जड़ से आप देख रहे हैं 3-3 बाल आ रहे हैं। हाँ। कोई एक जड़ पकड़ते हैं हम, उसमें देखते हैं कितने बाल दिख रहा है, ये वाली जड़। हाँ।
तीन दिख रहे हैं। हाँ, तो ये इसको एक ग्राफ्ट बोलते हैं। ये एक जड़ को एक ग्राफ्ट बोलते हैं। अच्छा। ये पूरा का पूरा गुच्छा एक साथ निकालते हैं हम, और वो पूरा गुच्छा उठा के उसको यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, तो उसको एक ग्राफ्ट बोलते हैं। तो मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ वो ग्राफ्ट में बता रहा हूँ। जैसे सपोज करूँ कि आपको हमने 3,500 ग्राफ्ट लगाए हैं, अब उसमें एक एक ग्राफ्ट में 2 या 3 बाल हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 2.2 के मतलब के रेशो में हमको बाल मिलते हैं जी। मतलब अगर 3500 बाल लगाए जाएंगे तो लगभग 7-7,500 हजार अपने को बाल मिलेंगे 3500 ग्राफ्ट से। हाँ। बाल मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए हेयर इज अ डिफरेंट थिंग। हम बात कर रहे हैं ग्राफ्ट, एक ग्राफ्ट से 2-2, 3-3 बाल मिलते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? बस इतना ही पूछना था कि अभी क्योंकि डर लगता है ना कि मैंने आज तक कभी ऐसी कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन नहीं करा है, जैसा कुछ भी नहीं इसलिए है। ऐसा लगता है कि घर वालों को भी डर लगता है कि क्या होगा। नहीं, आप मतलब सर्जरी है, इसमें क्या करेंगे, हम आपके पूरे ब्लड टेस्ट करेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा तभी सर्जरी के लिए प्रोसीड करेंगे। आपकी फिटनेस हम चेक करेंगे। सेकेंडली हमारा हेयर फ्री हेयर ग्रो का ये ब्रांच है, नागपुर ब्रांच, और हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक जो ऑल ओवर इंडिया में 12 क्लिनिक है हमारे, बाहर भी है, बांग्लादेश में भी हमारी ब्रांच है। और हमारे हर क्लिनिक में एक डॉक्टर परमानेंट रहता है, वही डॉक्टर आपको हमेशा मिलेगा यहाँ पे। अब जैसे ही मैं नागपुर सेंटर में हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, ये क्लिनिक मेरा ही क्लिनिक है। हेयर फ्री हेयर ग्रो हमारे ऐसे डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, आपस में हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो है वो है ऑथेंटिक काम। तो अभी कैसा डॉक्टर क्लिनिक में है, डॉक्टर ही सर्जरी करता है, वही आपको हमेशा मिलेगा फॉलोअप में, तो ऑथेंटिसिटी हो गई ना कि एक डॉक्टर से आप डील कर रहे हो। सेकेंडली मिस्टेक के चांसेस नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मतलब 50,000 सर्जरीज हो चुकी है हेयर फ्री हेयर ग्रो के बैनर के अंदर, उसमें एक भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन नहीं। रिजल्ट्स हमारे बहुत नेचुरल है, मैंने आपको अभी रिजल्ट दिखाया, बहुत सारे और दिखा सकते। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से मत डरें, क्योंकि आपकी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्जरी में भी और सर्जरी के बाद भी मेरी रहती है जी, है ना। आप तो एक मतलब कि डॉक्टर पे मतलब कि ट्रस्ट करके लेट जाते हो चेयर में, फिर वो तो कोई भी इंजेक्शन लगा दो, उसके बाद तो डॉक्टर की ड्यूटी है ना आपको अच्छे से ट्रीट करना। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, हम आपके सारे के सारे ब्लड टेस्ट वो सब करेंगे और अच्छी सर्जरी करेंगे, बढ़िया रिजल्ट है। इसका क्या चार्जेस होगा सर अभी ब्लड टेस्ट का? ब्लड टेस्ट का अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़ के आसपास का खर्च जाता है, लेकिन ब्लड टेस्ट हम नहीं बोलते हमारे यहाँ से ही करो। पेशेंट जब भी अपने सर्जरी करने के लिए आता है, कुछ पेशेंट बाहर के रहते हैं, हम ब्लड टेस्ट उनको लिख के दे देते हैं व्हाट्सएप में, आपको जहाँ से मर्जी करा लो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा लो, फ्री हो जाते हैं। हाँ। तो हम बोल देते हैं पेशेंट को कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा लो, फ्री करा लो। हमें सिर्फ रिपोर्ट ऑथेंटिक चाहिए जी। ऐसा नहीं हो कि रिपोर्ट मतलब कोई ऐसी लैब से आपने कराई जिसने एक्चुअली टेस्ट ही नहीं लगाया, लिख के दे दिया। हमें वैसा नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए करी जा रही है टेस्ट, इसलिए ऑथेंटिक होना चाहिए। और कोई डाउट है आपको? बाकी तो कोई डाउट नहीं, जितने मुझे डाउट थे वो तो मैंने आपसे पूछ ही लिया। और गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है जो मैंने नहीं पूछे हैं या आपको लगता है कि सर से वो चीज़ें पूछनी चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट करूंगा आपके कमेंट देख के, तो आप लोग बताना, वो चीज़ें हम सर से पूछेंगे और आई होप कि सर उसके जो है आंसर देंगे। बिल्कुल बताएंगे। आप जो भी डाउट है, जो भी डाउट रहता है आपके व्यूअर्स को, आपके सब्सक्राइबर को, फॉलोअर्स को, जो भी डाउट रहता है वो अगर आपके यहाँ कमेंट सेक्शन में बताते हैं, आप जब भी आते हैं मेरे पास नेक्स्ट टाइम, तो आप वो क्वेश्चन लेके आइएगा, अपन ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे। एक्चुअली तो हमारा भी पर्पस है कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी मिथ्स है उसको दूर करें। तो आपको अगर ऐसे डाउट्स रहते हैं, मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ, आप जो है गूगल में टाइप करके डालिए कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर होता है। अगर कोई भी एक कोई स्टडी या रिसर्च आपको ऐसा मिलता है कि हुआ है, आप बताइए। तो इस टाइप की कोई स्टडीज में कुछ ऐसा नहीं आया हुआ है, बहुत ही मतलब सेफ प्रोसीजर है, इसीलिए परसेंटेज इसका इतना बढ़ रहा है कि आज के कंडीशन में नागपुर में मैं आपको बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 हेयर ट्रांसप्लांट नागपुर में डेली होते हैं। बहुत होते हैं, बहुत हो रहे हैं। 50 के आसपास का तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि होते होंगे, डेली। हाँ, क्योंकि क्या कितने क्लिनिक हैं और फिर किन किन क्या कितनी सर्जरीज हो रही हैं, हमको एक इंटरनल डेटा रहता ही है ना। हाँ।
अच्छे सीजन में टाइम पे, जैसे अभी भी क्या विंटर है, ज़्यादा लोग सर्जरी कराते हैं, तो अभी आराम से इतनी सर्जरी इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि कब कराना चाहिए? नहीं, ऐसा सच कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल कैसा हो गया है कि जो पर्सन हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है उसके घर में इतने असेट्स हैं, कूलर है, पंखा है, हाँ। फ्रिज है, वो सारा अपने आप को अच्छे से रख सकता है, घर में कंफर्टेबली एसी में रह सकता है 5-7 दिन। आपको एटलीस्ट मतलब ना फैन या अपना कूलर तो है ही ना घर में, हाँ। उसमें भी आप रह सकते हो। अब आप एकदम हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 45 डिग्री के टेम्परेचर पे रोड पे घूमोगे तो रिजल्ट अफेक्ट होगा ना, हाँ। लेकिन इतना तो कोई भी नहीं करेगा। बट इन जनरल विंटर सीजन अच्छा रहता है, हेल्दी सीजन, ठंडा रहता है, पसीना वगैरह नहीं आता। पसीना नहीं रहता, इंसान कंफर्ट में रहता है हाँ। वैसे भी। ठीक है सर, देखते हैं ठीक ठीक, और बहुत जल्दी कराता हूँ, है ना? प्लान करो आप, आपको कुछ भी और डाउट होता है तो आप पूछो, हम बताएंगे आपको। ठीक है ना सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।